नमस्कार मित्रों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBNP एजुकेशन में। मैं विवेक। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और मुख्य रूप से ये जानेंगे आज कि संसाधन होते क्या हैं और इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और संसाधन के बारे में और कौन कौन से अन्य तथ्य हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं संसाधन क्या होता है। हम लोग बाज़ार जाते हैं, सब्जियाँ खरीदते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, बैठने के लिए हमको चेयर चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए। ये सब चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। उदाहरण के तौर पे प्यास लगती है, अब तो हमको पानी चाहिए। लैपटॉप पे हम वीडियो देखते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के लिए किताबें भी ज़रूरी है, किताबें भी चाहिए हमको। हम पढ़ा रहे हैं, इस पर ब्लैक बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें हमको हमारे जीवन में चाहिए। पहनने के लिए कपड़े, नहाने के लिए भी पानी चाहिए। सब कुछ जो भी चीज़ें हमारे जीवन में उपयोगी हैं वो सभी चीज़ें संसाधन हैं। जिनका कुछ आर्थिक मूल्य हो, जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, वे सभी चीज़ें संसाधन कही जाएंगी। अब ये है कि मूल्य होना चाहिए उसका, कुछ मूल्य का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आर्थिक मूल्य हो। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास ज्ञान होता है, उस ज्ञान के बदौलत वो आपका इलाज करता है और बदले में क्या लेता है? फी लेता है। तो अपना वो शुल्क लेता है, इलाज करने का मतलब जो उसका शुल्क है वो लेता है। तो उसका जो ज्ञान है वो भी एक संसाधन है। तो उसका ज्ञान तो आर्थिक रूप से उसका मूल्य है ना, उसके ज्ञान का कुछ आर्थिक मूल्य है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे खांसी हुआ, आपकी दादी माँ ने बताया कि बेटे तुलसी का पत्ती मिर्च मिला के खा लो, कुछ दिन खाओ, हो सकता है कि खांसी ठीक हो जाए या कुछ कम हो जाए। कोई नुस्खा बता दिया, कोई दवा बता दिया, फ्री में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे का मिल जाता है। तो क्या उसका मूल्य नहीं है? बिल्कुल नहीं है, आर्थिक मूल्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वही दवा जो आम तौर पे फ्री में लोग सलाह दे देते हैं कि ये चीज़ करिए ठीक हो जाएगा, अगर कोई कंपनी उसको ले ले और उसी चीज़ को वो देना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो जब कंपनी उस चीज़ को देगा तो उसका कुछ मूल्य लेगा। तो वही जो संसाधन पहले जो मूल्य मतलब महत्व का था लेकिन आर्थिक मूल्य जिसका नहीं था, अब उसका कुछ आर्थिक मूल्य बनने लगेगा। तो वो मतलब इसका आर्थिक मूल्य हो जाएगा। जैसे आपके माँ बाप आपसे प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, तो क्या उसका कोई आर्थिक मूल्य है? नहीं। नॉर्मली वैसे ही फ्री फंड मिल जा रहा है, तो क्या वो संसाधन नहीं कहा जाएगा? बेशक कहा जाएगा। संसाधन का मतलब ये नहीं कि उस चीज़ का आर्थिक मूल्य होना ही चाहिए। मतलब है कि मूल्य का मतलब यहाँ महत्व से है। अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज़ का महत्व है तो वो सभी चीज़ें संसाधन कही जाएंगी। आई बात समझ में? कोई भी चीज़, एनीथिंग जो आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जैसे मौसम सुहाना हुआ, हमको बहुत आनंद आ रहा है, आज मौसम बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारे मन को प्रसन्नता हो रही है इस मौसम, सुहाने मौसम की वजह से। तो ये जो मौसम है उसका कुछ आर्थिक मूल्य तो है नहीं, पैसा तो लगा नहीं कि भाई पैसा दे दो मौसम सुहाना हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कही जाएंगी? वो आपके महत्व का है, आप उससे प्रसन्नता पा रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा उपयोगी है वो। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लाइफ में थोड़ा भी महत्व रखता है, तो वो क्या है? संसाधन है। 200 साल पहले झरने का पानी गिरता था, ऊपर से पानी गिराए जाते थे, झरने का पानी गिरता था, या बहता हुआ जल था, उससे बिजली उत्पादन की कोई तकनीक नहीं थी। तो क्या वो संसाधन उस समय नहीं था? संसाधन था, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से वो हमारे लाइफ में अनुपयोगी था या उपयोग में नहीं था या उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं था, लेकिन वो संसाधन था। किस श्रेणी में आएगा? आइए इस वर्गीकरण को पढ़ते हैं जरा एक बार। संसाधन को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहला विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। इसमें 2 भाग किया गया है। सबसे पहले शब्दों को समझिए, याद करना आसान हो जाएगा। विकास और उपयोग कह रहा है। उपयोग का मतलब है कि उस वस्तु का ही आप उपयोग कर सकते हैं जो वास्तव में मौजूद हो आपके साथ। उस वस्तु का उपयोग
कर सकते हैं आप, या फिर जिसके बारे में जिसको उपयोग करने की टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी आपके पास उपलब्ध हो, तो उस संसाधन को कहेंगे वास्तविक संसाधन। ये वास्तव में आपके लाइफ में उपयोग हो रहा है। और विकास, जिसका विकास या टेक्नोलॉजी जिसको उपयोग करने का टेक्नोलॉजी हमारे पास फिलहाल नहीं है, उसको कहेंगे संभाव्य संसाधन। मतलब इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो जाएगी तब। जैसे लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, लद्दाख क्षेत्र में लद्दाख का यूरेनियम खोज तो हो गया है, लेकिन इसको बाहर निकालने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास फिलहाल। तो ये जो है हमारे लिए संभाव्य संसाधन है। जिस दिन हमने इसको बाहर निकाल के प्रयोग करना शुरू कर दिया, ये संसाधन हो जाएगा वास्तविक संसाधन। अब वास्तविक संसाधन क्या है? झारखंड के में निकाला गया कोयला वास्तविक संसाधन है। लौह अयस्क जो हम निकाल के प्रयोग करते हैं, लोहा बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, वो वास्तविक संसाधन है। जिनका प्रयोग या जिनका उपयोग का हमारे पास टेक्नोलॉजी विकसित है, वो वास्तविक संसाधन में आएंगे। और जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं टेक्नोलॉजी विकसित करने के बाद, तो वो आएंगे संभाव्य संसाधन में। विकास और उपयोग के आधार पर इन्हीं दो भागों में संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं संसाधनों को, जैव और अजैव। जैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन होता है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझना नहीं है। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें लाइफ होता है, जीवन होता है। जैसे सभी पेड़ पौधे और जीवित वस्तुएं या जंतु, ये जैव संसाधन के उदाहरण हैं। लिख देते हैं इसका उदाहरण, जीव जंतु या एंड पेड़ पौधे, ये जो है जैव संसाधन है। अब आइए अजैव के बारे में। अजैव का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं होता है, वो सभी वस्तुएं अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगी। जैसे पर्वत, मिट्टी, हवा, सौर ऊर्जा इत्यादि, ये सभी जो चीजें हैं ये अजैव में आएंगी क्योंकि इनमें जीवन नहीं है। अब आते हैं वितरण के आधार पे। वितरण के आधार पे दो प्रकार के संसाधन, सबसे पहला संसाधन स्थानिक और दूसरा सर्वव्यापक। संसाधनों का वितरण जो शब्द है मतलब बंटवारा, पूरे पृथ्वी पे सब संसाधन हर एक जगह नहीं पाए जाते हैं। कुछ संसाधन होते हैं जो सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है, लौह अयस्क, सोना, हीरे की खानें, पेट्रोलियम, ये सभी संसाधन एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इन संसाधनों को कहा जाता है स्थानिक संसाधन। उदाहरण लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर रहेगा। स्थानिक संसाधन में हम लिखेंगे पेट्रोलियम, लौह अयस्क, कोयला, ये सभी खनिज के अंतर्गत आते हैं, खनिज ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ये सब स्थानिक संसाधन है। दूसरा है सर्वव्यापक संसाधन। तो यहाँ देखिए सर्वव्यापक शब्द से ही है। सर्वव्यापक मतलब सब जगह व्याप्त, हर जगह व्याप्त, मतलब जो संसाधन हर जगह मिलेगा पृथ्वी पे हर जगह, उसको कहेंगे सर्वव्यापक संसाधन। जैसे हवा, सौर ऊर्जा इत्यादि लिख देते हैं। वैसे तो मिट्टी और सेल भी हर जगह पाए जाते हैं, सेल तो पाया ही जाता है। तो ये सब सर्वव्यापक संसाधन के उदाहरण हैं। ये वितरण के आधार पे। अब वितरण का एक वो होता है कि वितरण का आधार आखिर क्या है, भौतिक आधार क्या है कि किस जगह पे तो इस वितरण में ना भूभाग एक भौतिक कारक है, ऊंचाई और जलवायु, ये तीन कारक हैं। इसके अलावा अन्य भी भौतिक बहुत से कारक हैं जो किसी भी खनिज के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये हो गया। अब व्यापक तौर पे प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे विस्तृत रूप से संसाधन को दो भागों में, पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो बहुत जल्दी कम समय में पुनः पूरित हो जाते हैं या कम समय में फिर वो पूर्ण हो जाते हैं, मतलब कमी होता है फिर वो अपने कमी को दूर कर लेते हैं। जैसे हवा, सौर ऊर्जा,
इत्यादि। ये थोड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन अपनी कमी को पुनः से ये पूरित कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। पानी भी इसी में आ जाएगा, जल, मिट्टी, मिट्टी भी आता है, सैल, ये पुनः पूरित होने वाले। फिर वन, जंगल, ये भी नवीकरणीय संसाधन के सब इत्यादि, ये सभी जो चीज़ें हैं ये नवीकरणीय में आएंगी। और ये है अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुनः पूरित होने में कुछ वक्त लेती हैं, या फिर अगर इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे अधिक इस्तेमाल किया जाए, उसको पूरा करने का कोई उपाय नहीं किया जाए, तो ये संसाधन खत्म हो जाएंगे, अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और असंतुलन फैल जाएगा। जैसे वन, अगर ज़्यादा तौर पे हम वनों की कटाई करें और बदले में वृक्ष न लगाएं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वन जंगल सब समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो जंगल का रेशियो बहुत काफ़ी हद तक पुराने ज़माने से इस समय तो कम ही हो गया है, तो कुछ दिन में ऐसा समय आएगा कि वन समाप्त हो जाएंगे, जंगल समाप्त हो जाएंगे। जंगल समाप्त होने से कई कुप्रभाव पड़ेगा, जैसे वन्य जीव समाप्त हो जाएंगे। वन समाप्त तो उनका आवास समाप्त हो गया, तो भाई वन्य जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, जो जंगली जीव जंतु हैं। इसके बाद से ना बारिश में कमी आ जाएगी, बारिश कम होगा, भूस्खलन की समस्या होगी, भूमि में कटाव होगा। वन अगर न रहे तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अनवीकरणीय, और जो ये सौर ऊर्जा है, इसका मानवीय गतिविधि से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कोई भी काम करिए, सौर ऊर्जा कम होने वाला नहीं है, वो तो लगातार रहेगा, आपसे अप्रभावित है वो। हवा या पानी, पानी भूमिगत जल का एक लिमिट मात्रा है। अगर अधिक से अधिक भूमिगत जल हम इस्तेमाल कर लें तो भूमि का जल नीचे, उसका स्तर गिरने लगेगा और कुछ दिन में ऐसा होगा कि नीचे पानी हम निकाल नहीं पाएंगे और सूखा पड़ जाएगा वहाँ पे। इसके बाद से अनवीकरणीय संसाधन के बारे में देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो पुनः पूरित होने में बहुत अधिक समय लेते हैं या पुनः पूरित नहीं हो पाते हैं। जैसे हम खनिजों को ले लेते हैं, खनिज लवण। खनिजों में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हम ऐसे ही लिख देते हैं पेट्रोल, सोना हो गया, लौह अयस्क हो गया। इनका संसाधन ना सीमित है। अब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको निकालें और ये बनने में लाखों वर्ष, हजारों वर्षों का, लाखों हजारों वर्ष का समय लेती हैं। मतलब मनुष्य के आयु से ज़्यादा समय में ये बनके तैयार होती हैं। तो इनके पुनः पूरित होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है या आम तौर पे हमारे लाइफ में पुनः पूरित नहीं हो सकती हैं, तो इसे बोला जाता है अनवीकरणीय संसाधन। इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। संसाधन, आइए देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित का तो सिंपल सा अर्थ है, मानवों द्वारा निर्मित या मानवों द्वारा जो बनाया गया है वो सारे संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। जैसे मानवों द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़क मनुष्य ने बनाया हुआ है, मकान, वाहन, या जो भी चीज़ें मनुष्य ने बनाया हुआ है उनको बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मानव निर्मित संसाधन का मतलब ये संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं या मनुष्य ने ईजाद किया है। अच्छा, प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीक, प्रौद्योगिकी, इसको भी मानव ने ही तैयार किया हुआ है तो उसको भी बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। और उसके बाद से है मानव संसाधन। तीसरा देखेंगे हम मानव संसाधन। जैसे कोई भी वस्तु उपयोगी तब अधिक से अधिक उपयोगी बनती है जब उसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं और उसको अधिक उपयोगी बनाने का विकल्प ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं। जैसे लौह अयस्क, जब तक लोहा बनाने की विधि हमारे पास नहीं थी बहुत पुराने ज़माने में, तब तक लौह अयस्क का इस्तेमाल हम उतना अच्छा नहीं कर पाते होंगे या बिल्कुल नहीं कर पाते होंगे। लेकिन जब हमने प्रौद्योगिकी या तकनीक विकसित की लोहा बनाने का, तब लोहा और भी बेहतर तरीके से हमारे जीवन में उपयोगी हो गया। और ये लोहे को उपयोगी बनाने में सबसे अहम योगदान अगर किसी का रहा है तो वो मनुष्य के दिमाग का, मनुष्य के कौशल का रहा है।
तो चूँकि मनुष्य का कौशल, उसकी जो शारीरिक और मानसिक योग्यता है, ये जो चीज़ है ये किसी भी पदार्थ को बहुत अधिक उपयोगी बनाने में लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन माना जाता है। मनुष्य भी एक क्या है? संसाधन है। इसमें कई मत हैं, कुछ लोग इसको संसाधन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल मनुष्य की जो बुद्धि है, अब मानव संसाधन का तात्पर्य उसी से है कि मनुष्य के लोगों की संख्या और उनकी योग्यता, योग्यता में शारीरिक योग्यता, हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकी संख्या, लोगों की संख्या और इनकी योग्यता, योग्यता में इनकी शारीरिक योग्यता, शारीरिक योग्यता और मानसिक योग्यता, दोनों सम्मिलित हैं। तो ये जो है मानव संसाधन का निर्माण करती हैं। अब आइए मानव संसाधन के बाद हम पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, और दूसरा हम इसी टॉपिक में जिक्र कर लेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, ये दो चीज़ जाननी है हमको। सबसे पहले संसाधन संरक्षण देखेंगे। संसाधन का अर्थ हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि संसाधन क्या होता है। संरक्षण का मतलब होता है ना उसका बचाव, या यह कह सकते हैं कि जैसे हम लोग भूमिगत जल से मीठा जल प्राप्त करके पानी पी रहे हैं, ठीक है, पी रहे हैं, लेकिन हमें यह उपाय करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी न हो। जिस तरह से भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है, हमारे भूमिगत जल को जल्दी जल्दी निकालने की वजह से, इसको पूरा करने की आवश्यकता है कि इसको उस प्रकार उतना ही उपयोग किया जाए और उसको कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे यह पुनः भूमिगत जल का स्तर वैसे ही बरकरार रहे, बना रहे, ताकि ये जो जल है वो अगली पीढ़ी को भी मिल सके। या यूँ कहिए कि जंगल है, जंगल हम इसी तरह से लगातार काटते रहें, पेड़ न लगाएं, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को जंगल देखने को नहीं मिलेगा और पूरे जंगल नष्ट हो जाएंगे और जंगल के साथ साथ जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और उससे तमाम आपदाएं आएंगी जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए, जैसे हमने मान लिया कि ये हमने एक पेड़ की कटाई करवाई, फर्नीचर की ज़रूरत है, हमने एक पेड़ करवाया, तो बदले में 2-4 पेड़ लगाने की ज़रूरत है कि चलो भाई एक पेड़ के बदले हम 2-4 पेड़ लगा दें, ताकि जो क्षति हमने पर्यावरण को पहुंचाया है उसको हम पूरा कर सकें। या यह कर सकते हैं कि कम से कम भरसक प्रयत्न करें कि पेड़ों की कटाई की ज़रूरत पड़े ही नहीं, और हम हर साल कुछ ना कुछ एक पेड़ लगाते रहें, 1-2 पेड़ हर साल लगाते रहें, खासकर 5 जून को। तो इस प्रकार से क्या होगा ना कि संसाधन आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध होगा और अच्छे से वो पीढ़ियाँ हमारी तरह ही आनंद उठा सकेंगी इस पूरे पृथ्वी के वातावरण का और पूरे संसाधन का। और कई बार ऐसा होता है, हमने देखा हुआ है, कभी कभी हंसी भी आती है कि संसाधन संरक्षण, जंगल बचाओ अभियान चला और पर्यावरण दिवस आया, एक पौधा लोगों ने लगाया, 10 लोग मिलके एक पौधा लगा रहा है, 10 लोग मिलके, और चारों ओर से एक पौधे को 10 लोग हाथ बढ़ाए हुए हैं, खींचो फोटो खींचो, बस खींचा फेसबुक पे चढ़ा दिया, बस पर्यावरण का स्टेटस तैयार कि हमने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए 20 लोग मिलकर के एक पेड़ लगाए। 20 लोग मिलकर के 20 पेड़ कटवा सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए एक पेड़ ही लगाएंगे, सिर्फ इसलिए कि हम दिखा सके कि हाँ भाई हम पेड़ लगा रहे हैं, पर्यावरण के सच्चे मतलब क्या है, फ्रेंड हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो मुहावरा उन पर सटीक बैठता है, गाय मारकर जूता दान, वो बहुत बड़ा क्राइम करो, छोटा सा उसका मूल्य चुकाओ, ये जो सिस्टम है, रंग है, आप लोग भरसक ऐसा मत करिएगा, वो हंसी के पात्र होते हैं, अक्सर हंसते भी लोग उन पे ही हैं। तो संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि जितना आप उपयोग करें उसके अनुपात में उसको पूरा करने के लिए उपाय बनाएं कि वो पूरा किया जा सके और पर्यावरण को क्षति न हो, आगे आने वाली पीढ़ियों को मिले। तो जो ये तरीका है कि संसाधन संरक्षण समझ गए कि संरक्षित करना है, उसको विवेकपूर्ण उपयोग करना है। और सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि हम पर्यावरण से वो चीज़ें लेंगे
लेकिन बदले में जो हमने अभी अभी जिक्र किया हुआ है कि उसको पूरा करने का प्रबंध भी करेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, जितना में हमारा काम चल रहा है उतना ही उपयोग करेंगे। पानी जैसे हम लोग नहाते हैं, व्यर्थ पानी बह जाता है, तो नहाने के पानी से ना हो सकता है कि सिंचाई में काम आ जाए, सिंचाई कर दें फूलों का। तो पानी का अब एक ही पानी मान लो कि कुछ लीटर्स पानी से हमने नहाया और उस पानी को ऐसे ही नाले में बहा दिया, फिर कुछ लीटर्स पानी ला के हम पौधों को लगा, मतलब पौधों की सिंचाई कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि जो नहा रहे हैं पानी उसी से हम पौधों की सिंचाई कर दें। इस तरह से अब मतलब हर एक चीज़ को रिसाइकिल करने का प्रयत्न करना चाहिए कि हर एक चीज़ को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें, ताकि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे। और यह कम से कम क्षति पहुँचाने का जो प्रक्रम है, ये अगली पीढ़ी को इस पर्यावरण को अच्छा एक सुंदर पर्यावरण देने का एक तरीका है कि अगली पीढ़ी को एक स्वच्छ पर्यावरण मिले। तो जो ये तरीका है ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास, कि हमारा भी काम हो और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इन सारे चीज़ों का लाभ मिल सके जो हम आजकल उपलब्ध हमारे लिए है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो। उसको बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। अपना भी काम होगा, आगे आने वाली पीढ़ियों का भी, तो इसको बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। बस दूसरा कुछ नहीं है। आगे चलिए, कुछ शब्द हैं जिनका हमको अर्थ जानना है। कुछ शब्द हैं जैसे पेटेंट शब्द है, वो क्या होता है। प्रौद्योगिकी शब्द है, ये तो हमने भी जिक्र किया है। प्रौद्योगिकी ये होता है ना, किसी भी संसाधन को या किसी भी पदार्थ को एक महत्वपूर्ण संसाधन में तब्दील करने की जो नवीनतम टेक्नोलॉजी होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको बोला जाता है प्रौद्योगिकी। ठीक, तो इन शब्दों का अर्थ हम जान लेते हैं। देखिए, पहला शब्द है पेटेंट। पेटेंट शब्द के बारे में देखते हैं। विचार अथवा आविष्कार के एकमात्र अधिकार को ना पेटेंट कहा जाता है। इसका संकेत आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी के आगे है कॉपीराइट। कॉपीराइट अधिकार जो है कलात्मक पूंजी, जैसे आपने कोई किताब लिखा, लेख लिखा, चित्र बनाया, इन सब चीज़ों का जो व्यक्तिगत अधिकार होता है उसको बोला जाता है कॉपीराइट। और एक होता है ट्रेडमार्क, इसका संकेत टीएम होता है। ये है व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी को ट्रेडमार्क कहा जाता है, इसका संकेत होता है टीएम। ये तीन शब्द थे। अब हम लोग सतत पोषणीय विकास का कुछ सिद्धांत है, इसको पढ़ लेंगे, देख लें। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत देखिए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन की शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, अर्थात ऐसा ना हो कि हमारी गतिविधि से किसी भी जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। इन सब चीज़ों को बचा के रखना कि सभी जीव पृथ्वी पे उपलब्ध रहें। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, मतलब प्राकृतिक संसाधन को उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितनी ज़रूरत हो, कम से कम ज़रूरत में अपनी काम चलाने का प्रयास करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन रखना, कि भाई जो पहले से मानसिकता बनी हुई है कि जितना पानी से नहाना उससे अधिक पानी इस्तेमाल करो, ये वाला चीज़ त्यागना, कम से कम इस्तेमाल करना। इसका मतलब यही है। समुदायों को अपने अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। समुदाय को अगर जागरूक कर दें कि पर्यावरण को अगर हम नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ डूब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, तो वो जागरूक जब उनको कर देंगे तो पर्यावरण की क्षति कम से कम होगी। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। और इस चैप्टर से संबंधित टेस्ट सीरीज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, पूरा चैप्टर पढ़िए और टेस्ट सीरीज पे जाइए और आपने इस चैप्टर से अभी तक क्या सीखा उस टेस्ट सीरीज को देख करके उसका लाभ उठाएं और उसमें देखें कि आपने कितना सीखा, क्या सीखा। उससे कुछ आपको अपने सीखने की क्षमता का अंदाज़ा होगा और इसको और अच्छे से उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।